क्या आप क्लास 12th में हैं? क्या आप 2023 बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? क्या आपको भी केमिस्ट्री से डर लग रहा है? तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। दोस्तों वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 15 से 20 नंबर हासिल कर लेंगे। आप परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर देंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स के बारे में। प्यारे बच्चों, आपके केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हैं, चाहे वो विलयन हो, चाहे वो विद्युत रसायन हो, चाहे वो रासायनिक बलगतकी हो, सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसकी खोपड़ी में छेद कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है, 96% सल्फ्यूरिक अम्ल द्रव्यमान बटे द्रव्यमान से का अपेक्षिक घनत्व 1.84 है। इस अम्ल की मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए। बच्चे ये न्यूमेरिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे इसकी, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। जो आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो प्लीज़ आप डरिए नहीं, वीडियो को सिर्फ एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पूछा क्या है, मोलरता और नॉर्मलता पूछा है, ठीक है। तो याद रखिएगा मोलरता निकालना है और नॉर्मलता निकालना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया क्या है बच्चे, 96%, 96% H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला ये होता है। द्रव्यमान बटे द्रव्यमान को हम लोग लिख सकते हैं W बटे W, ठीक है। इतना चीज़ दिया है, हम ऐसे लिख लेंगे। फिर देखो आपको घनत्व दिया है, घनत्व यानी कि ये देखो घनत्व कितना दिया है बच्चे, 1.84 दिया है, ठीक है। ये आपका घनत्व है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहीं पर किनारे पर आपको फार्मूला लिख लेना है। मोलरता निकालना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलरता का फार्मूला लिख लेंगे। तो देखो मोलरता बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चे, विलेय के मोल। क्या होता है, विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है। इनटू में क्या करते हैं, 1000 से गुणा कर देते हैं। ये वाला फार्मूला है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यू दिया है इसमें से निकालेंगे। बेटा देखो जब भी इस तरह लिखा रहे तुम्हारे सामने परसेंटेज में दिया रहे, तो देखो इसका जो नंबर होता है इस नंबर का रिलेशन इस वाले W से कर दो, ठीक है। और ये जो परसेंटेज दिया है इसका रिलेशन इस वाले W से कर दो। ये जो नंबर होता है ये बच्चे हमें बताता है विलेय के भार के बारे में। किसके बारे में, विलेय के भार के बारे में। तो विलेय का भार कितना आ जाएगा, 96, और W का मतलब होता है ग्राम, तो 96 ग्राम, क्योंकि इस नंबर का रिलेशन इस W से है, इस नंबर का रिलेशन इस W से है, और इसका मतलब ये है विलेय का भार, और यहाँ W है तो 96 ग्राम हो जाएगा। और ये वाला जो वैल्यू होता है ये परसेंटेज, ये बताता है विलयन का भार। क्या बताता है, विलयन का भार। और बेटा परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100, और W लगा इसलिए क्या हो जाएगा, ग्राम। तो विलयन का भार कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। तो इस तरह जो वैल्यू लिखी रहेगी इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, और जो वैल्यू निकल कर आएगी उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहचानेंगे इनके मान को। अब बच्चे देखो मोलरता निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए विलेय के मोल चाहिए, फिर क्या चाहिए, विलयन का आयतन चाहिए। तो आओ सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, विलेय का मोल निकाल लेते हैं। अगर बेटे हम विलेय का मोल निकालेंगे, विलेय के मोल, तो विलेय के मोल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, भार बटे अणु भार। क्या होता है, भार बटे अणु भार। अब देखो भार कितना है बच्चे, 96 दिया विलेय का भार, 96 ग्राम। और अणु भार कितना निकलता है H2SO4 का। देखो अणु भार कैसे निकालते हैं, सबको पता है कि नहीं, बोलो अणु भार कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा अणु भार कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कहाँ सिखाया तुम्हें, यहाँ सिखाते हैं, देखो दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो H2SO4 है, तो H2SO4 का तुम्हें अणु भार निकालना है।
तो इसका हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन 2 प्लस में सल्फर का 32 कर दो, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 गुणे 4, जब पूरा जोड़ोगे तो 98 आएगा। कितना आएगा 98 आएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर 98 लिख दो, जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, बोलो जल्दी से कमेंट में करके बताओ यार कितना आएगा भाग करने पर। तो बच्चे अगर इसको हम भाग करेंगे, थोड़ा मोबाइल से कर लेते हैं, जब इसको भाग करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 0.98। कितना आएगा 0.98, ये हमारा होगा विलेय के मोल। अब एक चीज़ और हमें ज़रूरत है इस फार्मूले में, विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो देखो विलयन का आयतन। तो बेटे अगर विलयन का आयतन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तुम्हें घनत्व दिया है, क्या दिया है घनत्व। अब तुम याद करो, घनत्व बराबर एक फार्मूला होता है, घनत्व बराबर एक फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब बेटे अगर हम द्रव्यमान निकालेंगे तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी अगर आयतन निकालेंगे तो यहाँ से आयतन निकालेंगे तो आयतन बराबर हमारा फार्मूला निकल के आएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। क्या आएगा घनत्व, यम क्या है द्रव्यमान है, ठीक है, तो आयतन बराबर क्या आ जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। तो अब यहाँ पर इस पर हम रखेंगे द्रव्यमान कितना है बेटा, तो द्रव्यमान जो है यहाँ पर आपका दिया है 100 ग्राम। ठीक है, यानी कि जो विलयन का भार होता है, भार को ही द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो भार कितना दिया है विलयन का 100 दिया है, और घनत्व कितना है, घनत्व दिया है आपका 1.84। ठीक है, इतना दिया है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बेटे, कैलकुलेटर एक बार यूज करते हैं, कैलकुलेटर महोदय कहाँ हो। तो बेटा अगर कैलकुलेटर, आप लोग कैलकुलेटर का यूज मत करिएगा, ठीक है, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम कैलकुलेटर को यूज कर लेते हैं। अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो बेटे निकल के आएगा 54.347। कितना आएगा 54.37, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे मोलरता में। तो देखो मोलरता बराबर विलेय के मोल कितने आए हैं 0.98, और विलयन का आयतन कितना आया है बेटे, निकल कर आया है 54.37। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसको सॉल्व करते हैं कितना आता है। ठीक है, आप लोग सॉल्व करिए, हम जो है कैलकुलेटर का यूज करते हैं आप लोग कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेटे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 18.03 आएगा। ठीक है, 18.03 आएगा, मोलरता ये आ गई। अब कुछ बच्चे जो है ज्ञान बांटेंगे कमेंट में कि आप कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, और यहाँ वीडियो लंबी हो जाएगी, जल्दी करने के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है कैलकुलेशन कर करके प्रैक्टिस करिएगा। हम भी अपने टाइम पे करते थे। ठीक है, मतलब अभी कॉपी वॉपीस करते हैं तो समय लगता है करने में, कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे गुड़ा भाग नहीं आता। तो आप लोग जो है यहाँ तक समझ पाए, मोलरता निकाल लिए। लेकिन आपसे सवाल में एक चीज़ और पूछा है, नॉर्मलता पूछा है। अब उसको कैसे निकालेंगे, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट करने से पहले एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। बच्चे आपको सवाल में दिया था 96% सल्फ्यूरिक अम्ल, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, तो हमने लिख दिया 96% H2SO4, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान को W बटे W से लिखते हैं। अब देखो जब भी इस तरह परसेंटेज में वैल्यू दिया रहे तो ये वाली वैल्यू जो होती है 96, पहली वाली वैल्यू विलेय के भार के बारे में बताता है, और पहला W जो होता है ग्राम के बारे में बताता है, और इसका संबंध इसके साथ होता है, तो इसलिए 96 ग्राम लिख देते हैं। ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो होती है दूसरी वाली, ये विलयन का भार बताता है। भार बोलो या द्रव्यमान बोलो, बात एक ही है। और ये W जो होता है ग्राम के बारे में बताता है, और इसका रिलेशन इसके साथ होता है। तो विलयन का भार हो जाता है इस तरह से 100 ग्राम। इसी तरह आपको सारे सवाल में इस तरह सवाल आएगा तो पहचानना है। फिर देखो बेटा, फिर आपको घनत्व दिया था, घनत्व कितना दिया था 1.84, 1.84। ठीक है, पूछा क्या था मोलरता। मोलरता का फार्मूला क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन गुणे 1000। ठीक है, तो और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, विलेय के मोल निकालेंगे। विलेय का मोल निकालने के लिए फार्मूला क्या यूज करते हैं, भार बटे अणुभार। भार कितना था 96, अणुभार कितना आएगा 98, भाग करेंगे तो 0.98 आएगा। ठीक है, फिर देखो हमें जरूरत थी विलयन के आयतन की, तो विलयन का आयतन तो दिया नहीं था, तो हम लोग निकाल लेते हैं। हम लोग बचपन से एक फार्मूला पढ़े हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, आपको विलयन का घनत्व दिया था तो हम लोग विलयन का आयतन इससे निकाल लेंगे। तो बेटे
विलयन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब आयतन बराबर क्या आएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व आएगा। तो द्रव्यमान कितना है, 100 है, और घनत्व कितना है 1.84, भाग करेंगे तो 54.37 आएगा। फिर इस फार्मूले में रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 18.03 आएगा। आप लोग इसको नोट करिए, फिर इसके आगे का पार्ट बताते हैं, ठीक है, नॉर्मलता कैसे निकालेंगे, जल्दी से नोट करो, ठीक है। तो बेटे अब देखो हम दूसरा पार्ट भी लगा लेते हैं, नॉर्मलता भी। अगर नॉर्मलता निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मलता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, द्विगुणे मोलरता, ये एक संबंध होता है, रिलेशन होता है, फार्मूला होता है, आप चैप्टर में पढ़े होंगे। तो क्या होता है बेटे, नॉर्मलता बराबर 2 गुणे मोलरता। अगर नहीं आता तो तुम याद कर लो, ठीक है, दूसरा पार्ट है। तो 2 गुणे मोलरता कितना आया है, 18.03। अब इसको भाग कर लो, कितना आएगा, 18 दूनी 36.06। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, इतना नॉर्मल यानी कि n, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। तो प्लीज़ नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, जल में यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है, विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया का अणुभार आपको दिया है 60। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ फिर से करें, एंड तक जरूर देखना, इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो मान दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या दिया है, भारानुसार 6%, यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6%, तो यानी कि 6% W/W यूरिया का कोई विलयन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, देखो फिर से, अभी इसके पहले वाले हम किए थे ना, इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन इसके साथ, समझ रहे हो ना भाई, बिल्कुल सर। ये वाला किसके बारे में बताता है, विलेय के भार के बारे में, ठीक है, या विलेय के द्रव्यमान भी कह सकते हो। कितना है 6, और W का मतलब क्या है, ग्राम। और ये वाला किसके बारे में बताता है, विलयन के भार के बारे में, या विलयन के द्रव्यमान के बारे में, विलयन के भार के बारे में बताता है। तो कितना आएगा बेटे, और परसेंटेज का मतलब होता है 100, W का मतलब है ग्राम। तो यानी कि यहाँ से हम लोग क्या क्या निकाल लिए, विलेय का भार 6 ग्राम आ गया और विलयन का भार 100 ग्राम आ गया। सही है कि नहीं, बोलो यस सर, सर सही है। अब बेटा यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, विलायक का भार। अगर हम विलायक का भार निकालेंगे तो क्या आएगा, विलायक का भार निकालने के लिए क्या करते हैं, विलयन के भार में से विलेय के भार को घटा देते हैं। क्या करते हैं बेटा, विलयन के भार में से विलेय के भार को घटा देते हैं। तो विलयन का भार कितना है 100 ग्राम, और विलेय का कितना है 6 ग्राम, तो कितना आएगा बेटा 94 ग्राम। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही है, यस सर, कमेंट कर दो, ठीक है। इत्मीनान से, शांति से वीडियो देख लो आखिरी तक, आराम से 15 से 20 नंबर हासिल कर लोगे, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो चलो यार इतना कर लिए, पूछा क्या है, मोल प्रभाज यूरिया तथा जल का। तो अब देखो यार, मोल प्रभाज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तुमको पता है ना। जैसे मान लो 2 लोगों का मोल प्रभाज तुमसे पूछा है यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज, ठीक है भाई। अगर मान लो तुम्हें यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है तो सबसे पहले इसका फार्मूला बनाएंगे। तो फार्मूला क्या होगा, यूरिया का मोल प्रभाज, ठीक है। तो देखो मोल प्रभाज को x से लिखते हैं, यानी कि काई से। तो किसका निकालना है, यूरिया का, तो हम ऐसे शॉर्टकट में लिख देंगे, किसका मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज। तो देखो यार, अगर तुम ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में यूरिया तुम्हारा विलेय है और जल क्या है, विलायक है। क्या है बेटा, यूरिया विलेय है और जल क्या है, विलायक है, ठीक है। तो जिसका निकालना होता है उसका ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो यानी कि यूरिया के मोल बटे में क्या करेंगे, कुल मोल, ठीक है। क्या करेंगे, कुल मोल। कुल मोल का मतलब है यूरिया के मोल प्लस जल के मोल। तो तुम लिख लो यहाँ पर, अगर नहीं समझ में आता तो यूरिया का मोल तुम ऐसे लिख दो, मोल को n से लिखते हैं तो ऐसे लिख दो, मोल्स ऑफ यूरिया, है ना, यूरिया के मोल प्लस में जल के मोल, ठीक है, और जल के मोल, ये देखो NH2O,
इसका मतलब है यूरिया के मोल, इसका मतलब है जल के मोल, ठीक है। एन का मतलब है मोल, है ना, यूरिया के मोल और जल के मोल, ठीक है। तो हमारा मोल प्रभाज का फार्मूला यही होता है। मान लो अगर विलेय के मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोल प्रभाज बराबर फार्मूला होता है विलेय के मोल बटे में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ कहीं और। देखो बेटा, अगर तुम्हें मोल प्रभाज निकालना है, क्या निकालना है, मोल प्रभाज, ठीक है। तो मोल प्रभाज बहुत आसान होता है यार। अगर विलेय का निकालना है तो विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो क्या करोगे, विलेय के मोल, ये फार्मूला होता है विलेय के मोल बटे में विलेय के मोल बटे में विलायक का मोल, ठीक है, विलायक के मोल, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, मोल प्रभाज का। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है, यूरिया के मोल की जरूरत है और जल के मोल की जरूरत है। तो मोल कैसे निकालते हैं, अगर तुम्हें यहाँ पर यूरिया के मोल निकालना है ना, मोल्स ऑफ यूरिया निकालना है, तो चलो यूरिया ऐसे लिख दिए, मोल्स ऑफ यूरिया निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूरिया का भार, यूरिया क्या है, विलेय है, तो विलेय का भार कितना दिया, 6, और यूरिया का अणु भार कितना दिया है, 60 दिया है, तो भार बटे अणु भार करेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 0.1 आएगा। अब बच्चे, अब हम लोग मोल निकालेंगे, किसके, जल के मोल निकालेंगे। ये क्या है, ये मैं जो लिख रहा हूँ ये है जल का मोल, और ये हम अभी निकाले थे यूरिया के मोल, ठीक है। शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, बड़ा बड़ा नहीं लिख रहा हूँ। तो जल का मोल निकालेंगे तो जल का भार कितना है, यानी कि विलायक, विलायक का भार 94 है, तो 94, ठीक है, बटे में इसका जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। सबको पता है ना जल का अणुभार 18 होता है। कैसे निकालते हैं सर, ऐसे निकालते हैं, हाइड्रोजन 1 × 2 + 16 कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग अणुभार निकाल लेते हैं। तो इसका अणुभार कितना आएगा, अब बेटे इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ तुम। हम जो है थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करते हैं। तो बेटे ये हो गया इतना 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 इतना, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5.22, कितना आएगा, 5.22, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप गुणा भाग कर लेंगे इसका, ठीक है। बोलो हाँ या ना। अब कैलकुलेशन करना तुम्हें सिखाने तो आए नहीं है, यहाँ सवाल करना सिखा रहे हैं ना, तो सवाल को ऐसे पकड़ना है, ठीक है भाई। तो ये हो गया, हो जाएगा 5.22। अब यहाँ पर रख दो ये x, हाँ यहाँ पर x यूरिया यानी कि मोल प्रभाज यूरिया का। तो देखो यार कैसे निकालेंगे, यूरिया का मोल कितना दिया है, यूरिया का मोल आपको दिया है बेटे 0.1, और यहाँ पर फिर से लिखेंगे 0.1 + 5.22, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, तो चलो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना आएगा, 0.0188, ठीक है। कितना आएगा, 0.0188, ये हो जाएगा आपका यूरिया का मोल प्रभाज, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बोलो यस सर कमेंट में। देखो जिसको ना आ रहा हो ना समझ में, तुम 2 बार वीडियो देखना, क्या करना, 2 बार देखना, हमारे कहने पर देख लेना, एक बार अपने कहने से, एक बार हमारे कहने से, 2 बार देख लेना, आ जाएगा बेटे, ठीक है, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मैंने इसमें कई बार इसी चीज़ को समझा रखा है, अब बार बार समझेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा काम यही है कि तुम 2 बार देख लेना, ठीक है ना। तो अब देखो हम लोग यूरिया का मोल तो निकाल लिए, अब क्या करते हैं, उसका मोल निकालते हैं, जल का। तो देखो जल का मोल निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ लिख लेना H2O, ठीक है। मोल प्रभाज किसका है, जल का, मोल तो निकाले ही है जल का, क्या निकालना है, मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज ऐसे लिखेंगे, ये क्या है, x H2O का मतलब है जल के मोल प्रभाज, जल के मोल प्रभाज, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। अब क्या करेंगे, एक तो तरीका ये है कि दोनों का मोल, देखो जब भी विलेय और विलायक का मोल प्रभाज जो होता है उसका सम 1 होता है, ठीक है। जैसे मान लो कभी आप पढ़े होंगे ये वाला फार्मूला, x विलेय है और b क्या है, विलायक है, तो विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। आप यहाँ पर विलेय का निकाल लिए हैं तो विलायक का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे। ये शॉर्टकट ट्रिक आप लगा सकते हैं। तो आप क्या करिए, यहाँ पर इसका निकाले हैं, विलेय क्या है तुम्हारा, यूरिया है, तो यहाँ पर 0.1 नहीं, कितना है, यहाँ पर आपका आया है 0.0188, दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है, इतना आया है। अब यहाँ पर क्या कर दोगे, प्लस में
यक्स भी, ये विलायक क्या है तुम्हारा, वाटर है, तो यक्स H2O कर दोगे, ठीक है, बराबर 1 कर दोगे। तो अब यहाँ से यक्स H2O निकालोगे तो कितना आएगा, 1 - 0.0188। अब घटा दो, जो आंसर है वही आपका आंसर है। एक तो तरीका इस तरह से आप लगा सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर जहाँ पर यूरिया का मोल प्रभाज लिखे हैं जल के मोल प्रभाज में, वहाँ पर आप क्या कर देंगे बेटे, वहाँ पर आप ये वाला भार रख देंगे, 5.22 ऊपर कर देंगे, बाकी वही करना है, तब भी वही आंसर आएगा, दोनों से वही आएगा, ठीक है बेटा। ये सम होता है, देखो विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का सम 1 होता है, तो विलेय का निकाले हो तो विलायक का निकालने के लिए इसको उधर पक्षांतर कर दोगे, घटा दोगे तो आ जाएगा। बेटा अगर स्मार्टफोन चलाते हो तो खुद भी तो थोड़ा बहुत स्मार्ट बनोगे, बनोगे कि नहीं बनोगे? सर बिल्कुल बनेंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से मिलते जुलते कई सारे सवाल पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में वही सवाल हर साल मतलब रिपीट होते हैं, कई सालों का मतलब जैसे 10 साल में कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो वही सवाल बार बार रिपीट करते हैं, बस थोड़ा सा वैल्यू बदल देता है बस, बाकी पूछेगा तो यही सब ना। तो देखो 3.0 ग्राम यानी कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किग्रा मोल इनवर्स है। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी डाटा दिया है, जो जो मान दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या दिया है, 3.0 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, यानी कि विलेय का भार सबसे पहले दिया है, विलेय का हल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना हल। विलेय का भार दिया है बेटे 3 ग्राम दिया है, और यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का भार दिया है, विलायक का भार दिया है 100 ग्राम, और बेटे क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, यानी कि आपसे पूछा डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी का मान पूछा है, और आपको दिया क्या है, गणना कीजिए जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान, यानी कि केबी का मान दिया है 0.52 केल्विन, केल्विन को के लिखते हैं, किग्रा मतलब केजी लिखते हैं, और मोल इनवर्स को हम ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। इतना बड़ा कौन लिखे भैया हिंदी में, मोल इनवर्स, ठीक है। ये हो गया आपका, जो जो दिया था मान उसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको हम बताते हैं, इसमें जो होता है हमारा क्वथनांक में उन्नयन का जो सूत्र होता है, क्या बेटा, क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र क्या होता है, डेल्टा टीबी का। तो देखो यार, क्वथनांक में उन्नयन यानी कि डेल्टा टीबी बराबर एक फार्मूला होता है 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्लू बटे में कैपिटल डब्लू बटे में स्मॉल एम। बच्चे ये फार्मूला होता है आपका क्वथनांक में उन्नयन का। आपको याद है कि नहीं याद है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बोलो यस या नो। वीडियो पूरा देखना बेटा, बहुत मेहनत से वीडियो तैयार होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक कर लिए। अब यहाँ पर क्या है, इस फार्मूले में ये क्वथनांक में उन्नयन होता है, क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन, ये क्या है मोलन उन्नयन स्थिरांक होता है, ये क्या है विलेय का भार होता है, ये विलायक का भार होता है, ये क्या होता है विलेय का अणुभार होता है। फिर से सुन लो बच्चे, ये क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा टीबी 1000 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, केबी क्या है मोलल उन्नयन स्थिरांक है, डब्लू क्या है स्मॉल डब्लू ये विलेय का भार है, कैपिटल डब्लू क्या है विलायक का भार है, और स्मॉल एम क्या है विलेय का अणुभार है। तो आइए इसमें हम सारी वैल्यू पुट करते हैं जो जो दिया है। तो बच्चे डेल्टा टीबी बराबर क्या निकल कर आएगा, तो देखो 1000 गुणे केबी क्या दिया है, केबी का मान दिया है बच्चे 0.52, और स्मॉल डब्लू विलेय का भार कितना दिया है 3, सीधे सीधे रखते हैं, 0.0 लगाने का कोई मतलब नहीं है। और फिर कैपिटल डब्लू क्या दिया विलायक का भार, विलायक का भार दिया 100, और अणुभार। अब देखो यार ये विलेय का अणुभार है, विलेय तुम्हारा क्या है सवाल में यूरिया है, ध्यान से देखो यूरिया है, और यूरिया का अणुभार अभी इसके पहले तुम निकाल कर आए हो 60 होता है, क्या होता है 60 होता है, ठीक है। अब ये तुम्हारा काम है इसको कैलकुलेट करके कमेंट में बताओ कितना आंसर आ रहा है।
जल्दी से करो, तब तक हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करो इसे। तो बेटे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा पूरा का पूरा 0.26 आएगा समथिंग, ठीक है। तो कुछ सबसे पहले कुछ काट लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, इतना कट गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बचा 0.52 है ना, अपॉन 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 0.26 केल्विन आएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है। कितना आसान है यार, बोलो आसान है कि नहीं है? सारे सवाल आसान है। आप क्लास में जितने सवाल करा रहे हैं, अगर इतना भी कर लेते हैं ना, तो आप एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर देंगे 2023 में। ये वादा है आपसे। बस आप वीडियो को एंड तक देख लो, बस आगे और मस्त मस्त सवाल है। तो जल्दी से इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर खिंचा जाता हूँ, जाना हो कहीं और मगर तेरी ओर चला जाता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, अपने यार दोस्त सहेली में, क्योंकि हमें भी प्यार सपोर्ट मिलता रहे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज का 250 ml जल में घोल कर विलयन बनाया गया। इसका परसरण दाब क्या है? R कांस्टेंट की वैल्यू दिया है, यानी कि R नियतांक का मान दिया है। तो बच्चे आइए इसको हम लोग समझते हैं और कैसे करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले जो दिया उसको लिखते हैं। टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर को T कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? T। तो 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, अगर इसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 से मतलब जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? 273 आ जाएगा केल्विन। ये तो ताप हो गया। और 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml में घोला गया, यानी कि विलेय का भार दिया है। विलेय का भार क्या होता है? स्मॉल डब्लू, ठीक है। स्मॉल डब्लू से विलेय का भार होता है। कितना दिया? 0.45 ग्राम दिया है। और बेटा विलयन का आयतन दिया है आपके सामने। क्या दिया है? आयतन। आयतन को V से लिखते हैं, तो आयतन V दिया है 250 ml। ml है बेटा, अगर इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, ठीक है। 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.25 लीटर, ठीक है। ये लीटर में चेंज हो जाएगा। लीटर में मैंने क्यों बदल लिया इसको? क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देखें तो जो R नियतांक की वैल्यू है वो लीटर में दिया है। तो चाहे इसको चेंज कर लो चाहे उसको चेंज कर लो। उसी को चेंज कर लिए क्योंकि वो आसान था, ठीक है भैया। यहाँ तक कर लिए। अब निकालना आपको है परासरण दाब। तो बेटे परासरण दाब का फार्मूला होता है पाई V बराबर, ये पाई है, ठीक है, पाई V बराबर nRT। एन क्या होता है? मोल। R क्या होता है? गैस नियतांक होता है। और T क्या होता है? टेम्परेचर होता है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो पाई V बराबर क्या लिखेंगे? इसको स्मॉल डब्लू लिख सकते हैं। एन क्या होता है? मोल। मोल का मतलब क्या होता है? भार बटे अणु भार। भार को स्मॉल डब्लू से, अणु भार को स्मॉल एम से, ठीक है। और R इंटू टी। इतना कर सकते हो सर? बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर पाई बराबर निकालेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, WRT अपॉन एम इंटू वी। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? सर नहीं। अरे यार इसको इधर लाएंगे तो नीचे हो जाएगा ना, अच्छा अंदर कर लेंगे। ये सर बहुत आसान है। अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देते हैं। अब बेटे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया है? स्मॉल डब्लू का मान दिया 0.45, ठीक है। और R का मान कितना दिया है? 0.0821, ठीक है। और T का मान कितना दिया? 273। इतना रख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है? तो बेटे इसके बाद आपको करना है, यम का मान कितना दिया है? अरे भाई अणुभार तो हम निकाले ही नहीं। अगर ग्लूकोज का हम अणुभार निकालेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा, मुझे याद है। आप लोग लिख कर निकाल सकते हैं, C6H12O6। अगर इसका अणुभार निकालेंगे तो 180 आएगा, ठीक है बेटे। कैसे? 12 गुणे 6 करेंगे, प्लस 1 गुणे 12 करेंगे, प्लस 16 गुणे 6 करेंगे, तो पूरा का पूरा कितना आएगा? 180 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर 180 लिखेंगे। और आयतन कितना निकल कर आया है? 0.25, ठीक है। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है।
हल करने पर जो मान आएगा वही आपका परासरण दाब का मान होगा। बोलो हाँ या ना। तो जल्दी से कैलकुलेट करिए आप लोग, फिर बताइए कमेंट में, ठीक है, कितना आ रहा है कैलकुलेट करने पर। बता दो बेटे, ओ बेटे बोलो जल्दी से कितना आ रहा है। तो दोस्तों जो कैलकुलेट करने पर मान आएगा वो आएगा 0.224, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर यूज कर लिया तो इसका मान आएगा 0.224, ठीक है। ये आपका आंसर है, तो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। जिसको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा हो तो बेटे तुम घबराना नहीं, दोबारा प्लीज़ वीडियो देख लेना, 2 बार देख लेना, ज़िंदगी भर के लिए समस्या खत्म हो जाएगी। 12 से 15 नंबर ले लोगे, और क्या चाहिए तुम्हें। घर लिख दे अपना तुम्हारे नाम, जो कि हमारे नाम है भी नहीं। करो जल्दी से, नोट करो, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना। तारों का चमकता गहना हो, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। माय गॉड। साथियों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले इसमें लिख लो दोस्तों छपेगा। क्या करो, छपेगा। ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से नोट करना। तो आइए हम लोग इसकी खोपड़ी में छेद करते हैं। निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ की गणना कीजिए। आपको दिया है Cu+2, इसकी सांद्रता दिया है, ठीक है। फिर और क्या दिया है, E0 की वैल्यू दिया है, E0 की वैल्यू दिया है। तो आइए, इतनी चीज आपको दिया है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे भैया, ईएमएफ निकालने के लिए। तो बेटा तुम्हें पता है E0 सेल का फार्मूला होता है, क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है बेटे। बाबू ये फार्मूला होता है किसका, E0 सेल का, समझ रहे हो कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं, जो एनोड पे अब क्रिया हो रही है उसको हम लोग लिख लेते हैं। एनोड पे जो अब क्रिया हो रही है उसको हम लोग लिखेंगे। एनोड पे क्या हो रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो तो एनोड पर बेटा हो रहा है, कॉपर था, कॉपर जो है किसमें चेंज हो गया बच्चे, Cu+2 में, ठीक है। Cu+2 में चेंज हो गया, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है। बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। और एनोड पर तो ये अपक्रिया होगी, कैथोड पर क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें कैथोड पर जो अपक्रिया हो रही है, क्या हो रहा है, Ag+, है ना। यानी कि जो Ag है बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Ag में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। Ag से किस में हो जा, मतलब Ag+ से किस में हो जा रहा है, Ag में, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से करेंगे और यहाँ भी 2 से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये दोनों अपक्रियाएं होगी। अगर हम कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चे, दोनों को जोड़ के। तो इसको इसके साथ लिख देंगे Cu+2Ag प्लस गिफ्ट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा तो हो जाएगा Cu+2 प्लस में 2Ag, ठीक है भैया। ये आपकी क्या हो जाएगी, सेल रिएक्शन हो जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चे एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। और कैथोड पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो आप देखिए जो अपचयन विभव है, यहाँ पर जो E0 की वैल्यू दिया है, E0 Cu+2 Cu की वैल्यू दिया है, इतना दिया है वोल्ट, और E0 Ag+ से Ag की वैल्यू दिया है प्लस 0.80 वोल्ट। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को, बोलो। नहीं तो सर अपने आप में करवाते जा रहा हूँ, मैं समझूँ और मेरा बोर्ड समझे। तुम्हें भी आ रहा है ना, हाँ सर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर, अब अगर हम E0 सेल की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा देखो E0 कैथोड कितना है, कैथोड वाला कौन है बेटा, कैथोड वाला Ag वाला है, ठीक है। यहाँ से पहचान लोगे ना आराम से, कैथोड वाला Ag वाला है। तो Ag वाला कहाँ गया, ये है, तो प्लस में 0.80, फिर माइनस एनोड वाला कौन है सर, ये वाला Cu वाला, कॉपर वाला, तो कितना कर देंगे 0.34 वोल्ट। अब इसको घटा लो बेटा, अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0.10 में 4 गया 6, इधर बच कितना गया 7 में 3 गया 4, तो 0.46 आएगा प्लस में, ठीक है।
तो यही आपका आंसर है, वोल्ट, है ना, ये आपका आंसर है। बच्चे ऐसे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आती है, तो आप इसको करके जरूर जाइएगा, बहुत आसान है। ठीक है, ये सारी वैल्यू दिया था आपको, सिर्फ ये वाला फार्मूला याद रखना था, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हजारों बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी लिख लीजिएगा। छपेगा, क्या होगा बेटे? छपेगा। कब छपेगा? 2023 में छपेगा। अच्छे से नोट करना, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो आइए सवाल को पढ़ते हैं। डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, निम्नलिखित अपक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। क्या पूछा है बेटा इसमें? मानक गिब्स ऊर्जा। तो देखो यार, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो बेटा देखो, इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, और यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो एक समीकरण भी दिया है। तो देखो बेटा, डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है? माइनस एन एफ ई नॉट होता है। ये आपका फार्मूला होता है गिब्स ऊर्जा का। ठीक है, क्या होता है? फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले में सारी वैल्यू रखनी है जो जो दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इसमें ई नॉट की वैल्यू दिया है। ई नॉट की वैल्यू कितना दिया है? 1.1 वोल्ट दिया है। ठीक है, और अगर मन की आंखों से देखें तो जो एफ होता है फैराडे नंबर होता है। क्या होता है? फैराडे नंबर। तो एफ की वैल्यू भी होती है 96,500। क्या होता है? 96,500। ये आपको याद होना चाहिए, चैप्टर में आप पढ़े होंगे। सर सही है। और एन की वैल्यू निकाल लेंगे अभी यार। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो एनोड पर कौन सी अपक्रिया हो रही है? तो प्यारे बच्चे, एनोड पर जो हो रहा है, जिंक सॉलिड से चेंज हो रहा है Zn+2 एक्वस में। कैसे चेंज हुआ बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। सही है कि नहीं? सर बिल्कुल सही है। अगर हम बेटे कैथोड की बात करेंगे तो मेरे दोस्त, कैथोड पे जो हो रहा है वो Cu+2 एक्वस जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, यानी कि ग्रहण करके Cu सॉलिड में बदल रहा है। आप यहाँ पर देखें, ये चीज़ हो रहा है। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का खेला हो रहा है बेटे? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। अब इसी फार्मूले में रख दो, सारी वैल्यू तो पता चल गई ना बेटे। तो देखो, डेल्टा जी नॉट बराबरे कितना आई? बतावा हो सब जने, माइनस n की वैल्यू कितना आई गए? अगर आप n की वैल्यू देख बे तो भैया 2 आई गए, है ना? यह देखो, उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद यफ क्या है? 96,500। बोल दो ना जरा दिल में क्या है तुम्हारे। अब बेटा देखो, ई नॉट की वैल्यू कितना दिया है? अब अगर ई नॉट की वैल्यू निकालेंगे दोस्त, तो दिया है 1.1 वोल्ट। अब इसको सब लोग कैलकुलेट करके बताओ कितना आया। रामलाल कैलकुलेट करो और कमेंट करो जल्दी से, ठीक है? कितना आया? हमारे भरोसे ना बैठो बेटे। आएगा बेटा कैलकुलेट करने पर 22,130। ठीक है, आएगा माइनस में 22,130। ये आपका आंसर है। क्या है? आंसर है। क्या है? आंसर है। नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या करते हैं? आते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्लीज नोट करिए, फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है भैया, और याद रखना बेटे, इसका यूनिट क्या होगा? जूल होगी। क्या होगी? जूल होगी। ठीक है, जूल, जूली मत समझना। ठीक है, क्या होगा? जूल होगा, जूल। तो नोट करो, फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। सोचेंगे तुम्हें प्यार है कि नहीं। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इस वीडियो में सारे प्रश्न कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, सारे चैप्टर के, मतलब जितने भी आपके इनऑर्गेनिक में चैप्टर हैं, जितने में न्यूमेरिकल बन सकते हैं, सभी को कवर किया है। तो ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले सवाल में बोला गया 298 केल्विन ताप पर 0.20 m KCl विलयन की चालकता 0.02 m सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। इसमें मोलर चालकता की गणना कीजिए। आपसे क्या पूछा है? मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होता है सर? मोलर चालकता होता है बेटा
फार्मूला होता है इसका मोलर चालकता का। मोलर चालकता का फार्मूला होता है बेटे कप्पा के है, ठीक है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरता, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, ये आपको याद भी होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कप्पा क्या है, चालकता है। चालकता कितना दिया है आप ध्यान से देखें तो चालकता आपको दिया है बेटे 0.025, ठीक है, और 100 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मोलरता कितना दिया है बेटे, ये देखो मोलरता दिया है 0.20, ठीक है, इतना रख देंगे। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, गुणा भाग करते हैं, तो बेटा इसको गुणा भाग करने पर हमारे हिसाब से 125 आएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, एक बार हम कर लेते हैं। तो बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे तो 125 ही आएगा, है ना। अब आइए हम लोग करते क्या है, इसकी यूनिट लिखते हैं। जो मोलर चालकता की यूनिट होगी ना, इस वैल्यू के बाद कुछ ना कुछ तो यूनिट आएगी, तो यूनिट निकालने के लिए यहाँ पर निकाल लेते हैं इस फार्मूले से। देखो कप्पा की यूनिट क्या होती है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, और 1000 की कोई यूनिट तो होगी नहीं, तो बेटे मोल ये है मोलरता। मोलरता की यूनिट क्या होती है, मोल बटे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स गुणे में सेंटीमीटर क्यूब बटे में मोल। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो सीमेंस को मैंने यस लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर ये घटेगा तो कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, ठीक है। तो कुल मिला के हमारी यूनिट क्या आ गई, 125 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपका आंसर है, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत छोटे छोटे सवाल है। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल टफ होते ही नहीं, ठीक है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आप इसकी खोपड़ी में छेद कर देंगे। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगली क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग इसको देख लीजिएगा। मुझे नहीं पता आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे, अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो वास्तव में आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। तो हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, जो स्टूडेंट होते हैं इनको हमेशा पता है क्या रहना चाहिए, सन्यासी की तरह रहना चाहिए। सन्यासी क्या करते हैं, जो सन्यास लिए रहते हैं बाबा लोग, वो तपस्या करते रहते हैं, है ना, बैठकर भगवान के ध्यान में रहते हैं ना, मतलब अपना तपस्या वगैरह करते रहते हैं। तो वैसे स्टूडेंट को भी तपस्या करते रहना चाहिए, पढ़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो फिर ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम्हारा कुछ होगा नहीं। मतलब अभी आपके पास कोई काम नहीं है, ठीक है। अभी आपको गार्जियन जो है पढ़ने के लिए दिए हैं ना, समय आपको मिला है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि ये समय जो है दोबारा नहीं मिलेगा बाबा, ठीक है। तो बाबू आप इसको अच्छे से पढ़िए, जो काम आपको दिया जाए वो काम करिए, ठीक है। हर चीज़ की एक उम्र होती है, तो आप उस उम्र पे हर काम करिएगा। अभी आपकी पढ़ने की उम्र है तो आप पढ़िए, ठीक है। जब कोई और काम होगी तो उसको करना। अब कहोगे सर उससे बात भी करना रहता है, इंस्टा भी चलाना रहता है, बतियाना भी रहता है, तो बेटा सोना बाबू से बात अभी हमें नहीं लगता कि करना ज़रूरी है तुम्हें इस उम्र में। अभी पढ़ाई वढ़ाई कर लो, ये सब क्या होता है, फालतू होता है, ठीक है ना। एक वक्त आएगा कि तुम्हें फ्री में भी मिलेगा तो तुम इसकी वैल्यू नहीं करोगे। अभी क्या होता है, खून हम लोगों का गर्म होता है, मतलब हमारा नहीं बच्चों का, तो वो जो होते हैं ना फ्लो में कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ तक कि बच्चे ये भी कहते हैं कि भाई काजल तुम सिर्फ मेरी हो, है। तो ऐसा नहीं करना है, तुम्हें पढ़ाई करना है। कोई काजल बहन होगी तो वो पूरा नहीं मानेगी। हम एक उदाहरण लिए थे ऐसे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जो कि 2023 में छपने वाला है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं और इसकी खोपड़ी में क्या करते हैं बेटा, छेद करते हैं, ठीक है। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, सोना नहीं है बेटा। 2023 बोर्ड एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है तुम्हें, समझ रहा हो कि नहीं। तो थकना नहीं है तुम्हें, पूरी वीडियो देखना है। तो अब देखो, सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। आर गिव्स पी, एक अपक्रिया दिया है। अपक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.06 यम से 20 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 यम हो जाती है। अपक्रिया के वेग की गणना कीजिए। क्या पूछा है, अपक्रिया के वेग की, औसत वेग की गणना कीजिए, ठीक है। अपक्रिया के औसत वेग की गणना कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। औसत वेग, है ना बेटा। देखो जो औसत वेग होता है, औसत वेग जो होता है, इसका एक फार्मूला होता है।
माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। तुम कहोगे सर ये डेल्टा फेल्टा हमारा का ना है समझ में आवत, देसी भाषा में बताइए तभी समझ पाएंगे। तो बेटा देखो देसी भाषा में तुम्हारे लिए हम तैयार करके रखे, समझे कि नहीं। तो देखो बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मतलब क्या है बेटे, इसका मतलब क्या है कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। बेटा देखो आर गिव्स पी दिया है, क्या दिया है आपको, आर गिव्स पी। आर क्या है, अभिकारक है, और पी क्या है, उत्पाद है। तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन, तो माइनस लगा, माइनस लगा दो। इसका मतलब है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है, ये परिवर्तन है, पूरा मैंने नहीं लिखा। बटे में क्या होगा, समय में परिवर्तन, ठीक है, समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, ठीक है। अब बेटा देखो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या दिया है, पहले जो हमारी सांद्रता थी 0.06 एम हुआ करती थी, मतलब पहले वो हुआ करती थी, लेकिन अब वो नहीं है। समझ रहे हो हमारी बात को विनोद, देख रहे हो विनोद गुरुजी क्या कर रहे हैं। अरे बेटे देखो पहले ये थी, 20 मिनट बाद क्या हो गई, ये हो गई। क्या से क्या हो गए देखते देखते, गाना याद आ गया यार, बहुत अच्छा गाना है भाई, है ना। क्या से क्या हो गए देखते देखते, है ना, ऐसे ही बदल जाते हैं लोग। लोग पता है इंसान क्या होता है बेटे, अब थोड़ा सा सुन लो ज्ञान की बातें। इंसान जो होते हैं वो गिरगिट की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं, गिरगिट की तरह। उनका चेहरा हर इंसान के सामने क्या करता रहता है, बदलता रहता है। जैसे तुम अपना ले लो, तुम जो है अपने टीचर के सामने दूसरी तरह होते हो, दूसरे रूप में होते हो, अपने पेरेंट्स के सामने दूसरे रूप में होते हो, लेकिन अपने फ्रेंड के सामने, दोस्त के सामने, अपने सोना बाबू के सामने एक अलग फ्रेम में होते हो। तो हर जगह तुम्हारा चेहरा बदल रहा है कि नहीं, तो फिर तुम गिरगिट हुए कि नहीं सोचते रहना तुम इसका जवाब, ठीक है बेटे। अब देखो, अब इसको हम लिखते हैं हम लोग अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। तो बेटा देखो, तो हम अंतिम सांद्रता कर देंगे 0.02 माइनस कर देंगे 0.06, ठीक है, बटे में भैया अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता कर देते हैं, अगर अंतर निकालना हो तो, ठीक है, परिवर्तन निकालना हो तो मतलब फाइनल वाले में से देखो, जो फाइनल वाला है ये वाला, इसमें से शुरू वाला घटा देंगे और माइनस पहले का लगा था लगा देंगे, और समय कितना है 20 मिनट, ठीक है। अब बेटे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस लगा रहने दो, इसको इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 0.06 में से 2 जाएगा 4 आएगा बटे में 20, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे। अगर इन मतलब इस जीरो को हटाएंगे तो हम लोग नीचे क्या कर सकते हैं, अगर हो सकता है अगर तुम आंसर मानना चाहते हो तो इतना मान लो, अगर और सॉल्व करना चाहते हो तो इसको और कर लो। तो इसको तुम लिख सकते हो 4 बटे, मतलब सॉल्व कर लेना, मतलब 2 जीरो बढ़ जाएगा और क्या, 20 है तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, माइनस में 4/2 इंटू 10 की पावर 3, है ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -3, माइनस का, ठीक है, यहाँ माइनस लगा देना तो इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट करिए अच्छे से समझते हुए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ भी रहा होगा प्यारी जनता को, है ना। अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो बच्चे क्या होगा, मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स। इसकी यूनिट क्या होगी, मोल, लीटर इनवर्स, अरे थोड़ा गंदा लिख उठा रहे बाबा, ये मोल लिखा, ठीक है, मोल, लीटर इनवर्स, और क्या होगा, मिनट इनवर्स, ठीक है, लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि मैं तुम लोगों को केमिस्ट्री का सवाल करवा दूं। क्या करवा दूं बेटे, सवाल करवा दूं, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसको भी अच्छे से नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 2-4 नंबर में तो पूछ ही लेता है। कह क्या रहा है, उन अपक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक दिया है, ठीक है।
पहला इसमें दो पूछा है, का और खा। का में क्या बोला है, वेग बराबर के इंटू ए की सांद्रता की पावर दिया है, ये बी की ये दिया है और इसको ये दिया है। ठीक है, तो आइए, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, इससे सस्ता सवाल तो हो ही नहीं सकता कुछ। धरती का सबसे सस्ता सवाल है बेटे। तो अब देखो क्या बोला है, अब क्रिया की कोटि की गणना कीजिए। ठीक है, अब बेटा आप क्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं, तो देखो कुल कोटि कैसे निकालेंगे, का वाले के लिए हल है, किसके लिए, का के लिए। ठीक है, देखो अब इसमें अब क्रिया की कोटि निकालना है ना, तो बेटा देखो कोटि बराबर कुल कोटि बराबर, कुल कोटि बराबर क्या करो, इसकी जो पावर है ना उसी को सम कर दो। क्या कर दो, सम कर दो, यानी कि जोड़ दो, 1/2 कर दो और ये क्या है 3/2 कर दो, तो कितना आएगा 4/2 बराबर कितना आएगा 2। तो यानी कि पहली जो अपक्रिया है वो प्रथम कोट द्वितीय कोट की अपक्रिया है। क्या है, द्वितीय कोट की अपक्रिया। इसका मतलब क्या है, द्वितीय कोट की अभिक्रिया है। ठीक है भैया, द्वितीय कोट की अपक्रिया है। अगर इसका मान 2 आ गया द्वितीय कोट की है, 3 आ गया तो तृतीय कोट की है। अब खा वाला देखते हैं, तो बच्चे खा वाला कैसे निकालेंगे, खा वाले में 3/2 प्लस करेंगे, माइनस में दिया तो 1, कितना आएगा 3 - 2/2 = 1/2, यानी कि ये अर्ध आयु कोट की अपक्रिया है। क्या है बेटे, अर्ध आयु कोट की अपक्रिया, क्योंकि आधा आया है ना तो लिख देना अर्ध आयु कोट की अपक्रिया है, फला फला फला। ठीक है भैया, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बाद एक आखिरी प्रश्न है उसको हम लोग निपटा देते हैं, फिर हम लोग प्यारे बच्चे आराम से मौज करेंगे। और 2023 में बच्चे देखना, इसी में से कई प्रश्न आपके पेपर में छपेंगे, तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे फिर से आ गया है और ये आखिरी प्रश्न है, तो आइए इसको हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना, और मेरा करवाने का मन था लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है इसलिए हम नहीं करवाएंगे। ठीक है, अगर आपको इसके बाद भी किसी न्यूमेरिकल में डाउट रहेगा, दिक्कत रहेगी, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, उसकी पर्टिकुलर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आइए फिलहाल के लिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। प्रश्न में बोला क्या गया है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान 5.5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स पाया गया। इस अपक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना कीजिए। बेटा अर्ध आयु काल यानी कि टी हाफ, प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयु काल का मान क्या होता है 0.693/K होता है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है जो आपको देखना है जय सर के द्वारा। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अर्ध आयु काल यानी ये क्या होता है बेटा, अर्ध आयु काल होता है। क्या होता है, अर्ध आयु काल होता है। ठीक है, फार्मूला होता है ये 0.693/K। अब इसको ऐसे रख दो 0.693, K का मान कितना दिया है 5.5 × 10⁻14। इसको कैलकुलेट कर लो। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चे तो ये आएगा 1.26 × 10⁻13। ठीक है, सेकेंड इनवर्स। एक बार हम मिला लेते हैं, यही आएगा कि नहीं आएगा, तो बेटा यही आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू सही है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही हम मज़ेदार इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप इसके पहले की हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। आप बहुत ही आसानी से केमिस्ट्री में 2023 में 90 नंबर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं जो बोर्ड एग्जाम में सीधे छपते हैं। ठीक है, तो बेटा जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और आज की सेवा यहीं तक करते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गया है, लगभग 1 घंटा हो गया है ना, और हम भी थक गए हैं, काफ़ी देर से पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में भी क्लास लिए हैं। तो बेटा अंत में जाते जाते हम आपसे यही कहेंगे, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए। ठीक है, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक रुके और वीडियो को देखे। थैंक यू।